हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब पता चलेगा, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कितनी टाइप की होती है, क्या फंक्शन होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी बताऊंगा। और यही तुम्हें पता लग जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में कितनी इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर उस चीज के लिए है। बहुत सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट लाया हूं विद बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स, आपको हर एक चीज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो आपके लिए इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चैप्टर की एक वर्ड से। इस वर्ड का नाम है डेटा। दोस्तों इसके ऊपर ही पूरी स्टैटिस्टिक्स डिपेंडेंट है, सारे चैप्टर। अगर तुम्हें इसका मतलब समझ में आ गया तो सारी चीजें फिर आसानी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेगी। राजे, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। बेसिक मतलब इतना मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हो सकता है तुम्हारी मित्र के पास 100 रुपए हो, यह भी एक इंफॉर्मेशन है। तुम्हारी मित्र बहुत खूबसूरत है, यह भी एक इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो दो तरीके की हो सकती है। एक इंफॉर्मेशन जिसको तुम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको, फॉर एग्जांपल तुम्हारी महिला मित्र के पास कितने पैसे हैं, उसकी हाइट क्या है 5 फुट 4 इंच, उसका वेट कितना है 42 किलो, है ना। तुम देख सकते हो ना, ये नंबर में एक्सप्रेस हो रहे हैं। लेकिन तुम बोलो यार मेरी महिला मित्र तो बहुत खूबसूरत है, नंबर में कहां एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तुम बोलो यार उसकी हाइट तो बहुत लंबी है, लंबा बोलने में तुम बोल रहे हो, तो लंबा बोलकर तुम नंबर नहीं बोल रहे, है ना। किसी की बेईमानी, ईमानदारी, खूबसूरती, ऐसी चीजों को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये डेटा है। इस डेटा को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं दोस्तों। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको मैं नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इट इज द इंफॉर्मेशन नॉट मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे कि किसी की सुंदरता और किसी की इंटेलिजेंस। हाँ, बेईमानी भी हो सकती है, ईमानदारी भी हो सकती है। आगे है क्वांटिटेटिव डेटा। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो इट इज द डेटा मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स या मेजर्ड इन नंबर्स, लाइक किसी कॉमोडिटी का प्राइस, तुम्हारी महिला मित्र की इनकम या तुम्हारी इनकम, कुछ भी चीज। ओके रिपोर्टर दोस्तों, तो ये जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नंबर्स ऐसे भी होते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के ओपनर्स ने कितना स्कोर किया, विराट कोहली ने कितना स्कोर किया, रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया, सूर्य कुमार यादव ने कितना स्कोर किया, ऋषभ पंत का स्कोर क्या है, बुमराह की विकेट्स कितनी है, या फिर अश्विन की विकेट्स कितनी है, जडेजा की विकेट्स कितनी है। सबका अपना अपना एक न्यूमेरिकल डेटा होता है दोस्तों। न्यूमेरिकल डेटा के बिहाफ पर हम जब कोई थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई कंक्लूजन निकालते हैं, नंबर्स के बेसिस पर रिजल्ट निकालना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। सही मतलब हुआ ना। क्या पहले तुम्हें रियलाइज था? हाँ, नंबर को देख के तुम रिजल्ट निकालो। जैसे कि मैं देख रहा हूं पिछले 5 मैचों में विराट कोहली 100 मारे जा रहा है, तो विराट कोहली की बेस्ट फॉर्म चल रही है, ये कंक्लूजन निकाल दिया, राइट। तो ऐसे वाली बात कर रहे हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स की प्यारी एकदम मस्त मक्खन मलाई देसी घी की डेफिनेशन है। क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करते हैं। नंबर्स को देखकर तुम डिसीजन ले रहे हो, इसी बात को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स आसान हुई ना डेफिनेशन। अब देखो दोस्तों, नंबर से डिसीजन कैसे निकाले जाते हैं, एक देश के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लो भाई हमारे देश की प्यारी सरकार है, देश ने क्या किया, हमारे देश की सरकार ने यह पता लगाना शुरू किया कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन की काउंटिंग करी। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन की काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले 1872 में अटेम्प्ट किया गया था। यह अनऑफिशियल अटेम्प्ट था, हमारा फेल हो गया था। फिर 1881 में हमने पहला ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंटिंग किया, फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन काउंटिंग। और पॉपुलेशन की काउंटिंग को हम सेंसस भी बोलते हैं। भाई साहब, सेंसस के दो मतलब है, पॉपुलेशन की काउंटिंग को भी सेंसस बोलते हैं, और सेंसस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है जो पॉपुलेशन को काउंट करती है। तो तुम कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो पॉपुलेशन काउंट करती है हमारे देश की सरकार, पता लगाती है देश में कितने लोग रहते हैं। फिर जब पता लगाएगी कितने लोग रहते हैं, तो यह भी पता लगता है कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों की नीड्स अलग अलग होती है, तो गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है
इस डेटा को इकट्ठा करने से यह पता लगाने में कि भैया फीमेल के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेल के लिए हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यह पता लगाया गया कि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ मेल है, 40 करोड़ महिला हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, असली में ऐसा नहीं है। तो सरकार 40 करोड़ महिलाओं पर कितना पैसा खर्च करना है यह सोचेगी, और 100 करोड़ लोगों पर कितना पैसा खर्च करना है यह सोचेगी। अब यह सेंसस हर 10 साल में एक बार काउंट होता है, इसके बाद 10 साल बाद फिर ऐसे काउंट हुआ, फिर 1911 में काउंट हुआ, 2011 में भी काउंट हुआ था, 2021 में काउंट होना था, कोरोना की वजह से काउंट नहीं हो पाया। तो अब 2025-26 में प्लान कर रहे हैं उसको काउंट करने के लिए। ओके, रिपोर्ट है। तो सरकार पॉपुलेशन के ऊपर डेटा इकट्ठा करती है तो वो भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालती है, और या ये भी देख सकती है कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों की नौकरी लगी हुई है, यही देख सकती है कितने गरीब हैं, कितने गरीब नहीं है। तो उसके हिसाब से सरकार टैक्सेशन पॉलिसी भी डिसाइड करती है। पॉपुलेशन पता लगाते लगाते उनकी इनकम भी पूछ लेती है, तो पता लगता है भाई इतने अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों पर इतना टैक्स लगाना चाहिए। तो नंबर से हम हमेशा कोई ना कोई डिसीजन लेते रहे हैं, और तुम्हारे स्कूल के टीचर भी लेते हैं नंबर से डिसीजन। कैसे? तुम्हारा बिहेवियर तो अलग बात है, तुम्हारे जितने नंबर आ रहे होते हैं ना क्लास बाय क्लास, तो टीचर उससे पता लगाते रहते हैं कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो तुम्हारे स्कूल के नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज नंबर के हिसाब से टीचर डिसाइड करते हैं कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, राइट। तो क्या करते हैं बेसिकली, ये तो स्कूल लेवल की बात नहीं, मैं पूरे इंडिया लेवल की बात करता हूं। जब हम कोई डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, या फुटबॉल का मैच देखते हैं, तो वहां पर लगातार डेटा इकट्ठा किया जाता है कि कौन से प्लेयर ने कितना स्कोर किया, पीछे जो मैचेस हुए हैं 10 मैच, 5 मैच या पूरी सीरीज में कौन कौन सा प्लेयर कितना कितना स्कोर कर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। जब तुम डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो इस डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे से टेबल वगैरह में क्लासिफाई करके दिखाना होता है, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। आपको यह डेटा अच्छे से क्लासिफाई करके दिखाना होता है। मान लो कि तुमने पता कर लिया कि भैया विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह वगैरह इन सबका स्कोर, विकेट्स वगैरह क्या थी, पता कर लिया, लिख लिया रजिस्टर में। अब दिखाओ ना लोगों को, पहले उसको सिंपल करो कि हाँ भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्कोर ये है, वर्ल्ड कप का स्कोर ये है, T20 का स्कोर ये है, टेस्ट मैच का स्कोर ये है, वनडे का स्कोर ये है। ऐसे ऐसे करके फिल्टर कर लो। फिल्टर करना अपने इकट्ठे किए हुए डेटा को आसान बनाना ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहलाता है। फिर क्या करते हैं हम, इस डेटा को प्रेजेंट करके दिखाते हैं। अब जब तुम टीवी में मैच देखते हो या न्यूज चैनल देखते हो, वो तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए या तो टेबल का यूज करते हैं, एक टेबल सी बना के देते हैं, या डायग्राम का यूज करते हैं। डायग्राम कैसा हो सकता है भाई साहब, वो ग्राफ वाला डायग्राम भी हो सकता है, कुछ चीजें बढ़ती जा रही हैं ऐसे दिखाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है तुम्हें बॉक्स बॉक्स बना के हिस्टोग्राम बनाया हो, या पाई चार्ट बना के भी दिखाता है। तो मैं किसी भी डायग्राम से वो प्रेजेंट करके दिखा सकता है। तो हम डेटा जो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको आसान बनाते हैं ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। फिर उसको बहुत ही बड़ा डेटा हो तो उसको डायग्राम या टेबल के थ्रू लोगों को प्रेजेंट करके दिखाते हैं, और लोग फिर इस डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दोस्तों एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, इस डेटा के बारे में अपनी कैलकुलेशंस करना। और जब तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो 9th-10th में मैथ्स में मीन मोड मीडियन पढ़ा था ना आपने। मीन मोड मीडियन निकालना मतलब एनालिसिस निकालना। फिर इस कैलकुलेशन से तुम एक डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हम ये सब करते हैं स्टैट्स में, और ये सब आपके अलग अलग चैप्टर्स के नाम भी बन जाते हैं। अब जरा फोकस करना मेरी बात पे, देखो जरा दोस्तों, मान लो मैंने ये पता लगाया कि विराट कोहली ने पीछे बीते हुए 5 मैचों में लगातार 100 किए हैं। तो मुझे पता लग गया 5 मैच में इसके 500 रन है, और मैं अगर इसका एवरेज निकालूं, 500 को 5 से डिवाइड कर दूं तो 100 की एवरेज आ रही है। तो मतलब विराट कोहली द बेस्ट प्लेयर है। ये इंटरप्रिटेशन भी हो गया, राइट। तो ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है, कंक्लूजन निकालने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये सब हम डेटा के साथ करते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें सिर्फ इसको अगर मैं डेटा को कलेक्ट कर लूं तो ये एग्रीगेशन हो जाता है। एग्रीगेशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा है भैया। ये डेटा विराट का भी है, रोहित का भी है, बुमराह का भी है, बहुत सारी चीजों का है, किसी अकेले का डेटा नहीं है। दिस अलोन कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स।
इन प्लूरल सेंस। हाँ दोस्तों, आगे जाकर तुम देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, एक होती है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो इस अकेले स्टेप को बोलते हैं प्लूरल स्टैटिस्टिक्स, और इसको मिला दो तो पांचों स्टेप को बोलते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा स्टेप, इसको बोलते हैं सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। देखो, लग रहा था प्लूरल का मतलब यार ज्यादा होगा, सिंगुलर का कम होगा, यहां तो सिंगुलर का ज्यादा मिल गया। सिंगुलर नाम इसलिए रखा है कि इन पांचों को मिला के एक कर दिया, राइट। तो देखते हैं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। जी हां मेरे दोस्त, हरे रंग का यूज कर रहे हैं। तो प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं। इट मींस न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स विच हैव बीन सिस्टमैटिकली कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस। हां, आपने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, चाहे विराट कोहली का स्कोर आपने कलेक्ट किया हो, चाहे देश में मेल फीमेल की रेशो आपने कलेक्ट की हो, लेकिन किसी पर्पस की वजह से ऐसा होता है। विराट कोहली का स्कोर हम इसलिए देख रहे हैं ताकि उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाए, और हम इंडिया में मेल फीमेल इसलिए देख रहे हैं ताकि देश में पॉलिसी अच्छे से बनाई जा सके। इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, राइट। ये प्लूरल स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इट मींस स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये जो मैंने 5 आइटम कराए थे, इनको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंदर यूज होने वाली स्टेजेस। तो जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना एक एक्टिविटी है। देखो, टोटल डेटा प्लूरल सेंस है, लेकिन कलेक्ट करने की जो एक्टिविटी है वो सिंगुलर सेंस में आएगी। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना सिंगुलर सेंस बनाएगा। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं, सिंगुलर सेंस की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेज होती है दोस्तों, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद डेटा को एडिट किया जाता है, मान लो सिंपल किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर पिक्चर या डायग्राम से उसको दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन। फिर उसके एनालिसिस करते हैं, मतलब कैलकुलेशन, मीन, मोड, मीडियन। अब तुम आगे देखोगे तो वेरिएंस भी आएगा, और फिर उससे कोई कंक्लूजन निकालोगे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। वो कंक्लूजन निकालना इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। लेकिन जब तुम्हारे पास अच्छा खासा डेटा है तो उस अच्छे खासे डेटा को, सुनो ना मेरी बात, तुम अच्छे खासे डेटा को बोलते हो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। अब इसको ऑर्गेनाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे, इंटरप्रेट करोगे, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स। अब कोई एक रिजल्ट निकालना, इन सभी चीजों से रिजल्ट निकालना कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। सिंपल बात समझ में आई। अब दोस्तों, जो ये प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिक्स हैं, मतलब एक टोटल डेटा है तुम्हारे पास, इसकी बहुत सारी फीचर्स होती हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में फीचर्स, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है आप लोगों के लिए, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, या फिर स्टैटिस्टिक्स की फीचर्स आ जाए तो भी यही लिखोगे। पहली बात, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन या टोटलिटी, दोनों मतलब होते हैं इसके। दोस्तों, कहते हैं जो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब भी होता है डेटा। कहता है किसी एक डेटा को हम प्लूरल स्टैट्स नहीं बोलते, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं अ काउ हैज 4 लेग्स, गाय की 4 टांगे हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया होगा, राइट, इसलिए सब लोग बोलते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। विराट कोहली ने 100 रन मारे, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? डेटा एक से ज्यादा होना चाहिए ताकि उससे हम कोई डिसीजन निकालने की कोशिश कर सके, कंपेयर करने की कोशिश कर सके। मैं बोल दूं चूहे की 2 टांग होती है, गाय की 4 टांग होती है, अब हो गए ना कंपैरिजन, एक की 2 टांग, दूसरे की 4 टांग, राइट। या मैं बोलूं विराट कोहली ने 100 स्कोर किया, रोहित शर्मा ने 120 स्कोर किया, अब कंपैरिजन हो गई। जब तुम कंपैरिजन करके बता रहे हो तो वो स्टैटिस्टिक्स बनेगी। तो स्टैटिस्टिक्स कैसी होती है वो फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो कैसी होती है? अ सिंगल डेटा डज नॉट मेक इट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल डेटा इसको स्टैट्स नहीं बनाता, क्योंकि इससे नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन मतलब कंक्लूजन निकाला जा सकना, लेकिन एक सिंगल डेटा से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता। ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर होते हैं, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, बिकॉज दे कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। उनसे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ड्रॉन का मतलब निकालना, समझ गए ना? ओके, हाँ जी, हाँ। स्टैट्स की एक फीचर और है कि भैया वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। तुम किसी की ईमानदारी, बेईमानी, महिला मित्र की खूबसूरती को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक छोटा होना, बड़ा होना, रिच होना, पुअर होना, ईमानदार होना, बेईमान होना,
आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कोई बात नहीं, जब हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं किसी नंबर की, तो वो नंबर बहुत सारे रीजन की वजह से अफेक्टेड होना चाहिए दोस्तों। यानी अगर मैं बोल रहा हूं विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, तो उसके बहुत सारे रीजन होने चाहिए। कैसे? नंबर 1 कि जहां वो खेल रहा है वो पिच बैटिंग वाली है। नंबर 2 बॉलर जो बॉलिंग डाल रहा है वो बहुत स्लो या घटिया तरीके की डाल रहा है। नंबर 3 कि अनुष्का जी बहुत खुश हैं इसलिए विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, राइट? कुछ भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जेन्युइन रीजन देना है, विराट कोहली के पीछे इतना पड़ना नहीं है, प्राइस का रीजन दे दो। मान लो कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस 50% से बढ़ गया, 60% से 70% से बढ़ गया, तो किस वजह से बढ़ा होगा? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भैया इसके। हो सकता है कि कोई स्पेशल सीजन आ रहा हो, जैसे कि जब सर्दियों का सीजन आता है तो जैकेट स्वेटर के रेट बढ़ जाते हैं ना, सीजन की वजह से बढ़ सकता है। या फिर इसलिए प्राइस बढ़ सकता है कि कहीं पर कोई क्लाइमेट आ गई हो, अर्थक्वेक आ गया हो, सुनामी आ गई हो, फ्लड आ गई हो, तो वहां सब बर्बाद हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती है। या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है, राइट? तो इसके मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होने चाहिए, किसी एक रीजन, एक कॉज नहीं होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स का जो नंबर है वो बहुत सारे रीजन की वजह से अफेक्टेड होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, ये किसी सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। फॉर एग्जांपल 50% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। प्राइस क्यों बढ़ा है? 50%, 10%, कुछ भी हो, क्यों बढ़ा है? अच्छा, डिमांड क्यों बढ़ी है? डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो किसी की इनकम बढ़ गई होगी, अमीर हो गया होगा, डिमांड बढ़ा देगा। या फिर हो सकता है उसको वो चीज पसंद आ रही है इसलिए डिमांड बढ़ा दी है ना? या हो सकता है कि वो चीज अब बहुत कम बची है इसलिए उसकी डिमांड बढ़ा दी, राइट? डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से वो अफेक्ट होना चाहिए। और दोस्तों यहां पर एक्यूरेसी की बात करें तो एक रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स, देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं कि कौन से नंबर को स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, उसको बोलते हैं फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो ऐसे नंबर को स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे जिसकी एक्यूरेसी को तुम जस्टिफाई कर सकते हो, राइट? तो अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जब तुम डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो वो डेटा गलत नहीं होना चाहिए, एक एक्यूरेट होना चाहिए। अब विराट कोहली कितना स्कोर कर रहा है सबको पता होता है, लेकिन अगर तुम टमाटर के रेट पूछने जाओगे मार्केट में तो शायद वो गलत हो सकते हैं। अगर तुम एक क्लास के अंदर बच्चों की हाइट्स कैलकुलेट करोगे तो हाइट को गलत मत मेजर कर देना, सही सही मेजर करना। मतलब तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। तो भैया कितना डेटा तुम्हारा करेक्ट होगा ये डिपेंड करता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है स्टडी क्यों कर रहे हो और कितनी बड़ी स्टडी कर रहे हो। क्या एक स्कूल में एक क्लास के बच्चों की ही हाइट मेजर कर रहे हो या पूरे इंडिया के बच्चों की हाइट मेजर कर रहे हो? तो गलती भी हो सकती है भाई, बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। या तुम्हारे पास रिसोर्स कौन सा अवेलेबल है, क्या क्या चीज अवेलेबल है जिससे तुम डेटा कैलकुलेट करने गए हो, राइट? आगे म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो तुम्हारे पास नंबर्स आए हैं ये कंपेरेबल होने चाहिए। अगर मैं बोल दूं एक गाय की 4 टांग है तो कंपेयर कैसे करूं? कंपेयर किसी ना किसी से करो। तो स्टैटिस्टिकल डेटा शुड हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन और दे मस्ट हैव सम रिलेशन ऑल्सो। उनका आपस में कुछ रिश्ता भी होना चाहिए। अगर आपने 2 नंबर कैलकुलेट किए हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि रोनाल्डो ने 500 मैच खेले हैं, विराट कोहली ने 600 मैच खेले हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ लो, रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो अलग फील्ड से है, कोहली अलग फील्ड से है। मैं ऐसे बोलूं कि कोहली ने 600 मैच खेले हैं और धोनी ने 700 मैच खेले हैं तो कंपैरिजन हो गई, ज्यादा मैच धोनी ने खेले, राइट? हाँ, तो इससे होमोजीनिटी का पता लगता है। होमोजीनिटी मतलब एक रूपता भी होनी चाहिए डेटा में, कुछ ना कुछ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दोस्तों आपका। अच्छा, नंबर उल्टे पुल्टे हो गए क्या? यहां हमने 3 किए थे, 1 2 3, यहां हमारे पास चौथा नंबर और ये 5वां नंबर है और दोस्तों ये 6ठा नंबर है। जब तुम स्टैटिस्टिक्स का डेटा तुम्हारे पास है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं विराट कोहली ने 5 मैच में 100 स्कोर किया, रोहित शर्मा ने 5 मैच में भी 100 स्कोर किया, क्या करो इसका? तुम अगर कंपेयर करना चाहते हो तो वो नंबर स्टैट्स बनेंगे, तुम कंपेयर करना नहीं चाहते, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कोई स्टैट्स नहीं है वो। तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तुम ये पता लगाना चाहते हो कि कोहली और रोहित में से कौन बढ़िया है। कौन बढ़िया है बताना कमेंट में। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट स्टैटिस्टिक्स। कहता है अगर तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा कर लिया, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, फालतू में इकट्ठा कर लिया, एवं ही सर्वे कर लिया,
तो वो सिर्फ नंबर है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। भाई साहब तुम डेटा इकट्ठा करते हो, अगर मैं बोलूं कि देश की जनसंख्या काउंट करके आओ, तो जनसंख्या काउंट करने के पीछे अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, तो वो कितना भी काउंट कर लो, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। तो ध्यान रखना, एक अकेला नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। हमारे पास मल्टीपल नंबर होने चाहिए सो दैट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। और अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स भी हैं, तो नंबर्स आपने क्यों इकट्ठे किए हैं उसका रीजन यानी कोई ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारे पास होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। आओ जी आओ जी आओ जी आओ। अब जो ये तुम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, इसका नेचर कैसा है? नेचर का मतलब दोस्तों आपको ये क्लासिफाई करना है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है या आर्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा, साइंस और आर्ट दोनों है स्टैटिस्टिक्स। कैसे बनेगी दोस्तों? पहली बात तो समझो, साइंस किसको बोलते हैं? साइंस उस चीज को बोलते हैं जिसमें कोई सिस्टमैटिक मैनर में लॉजिकल पढ़ाई हुई हो, साइंटिफिक पढ़ाई हुई हो। तो हम स्टैटिस्टिक्स में भी लॉजिकल बातें करते हैं, रीजन के बिहाफ पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि डिमांड 20% से बढ़ गई। मान लो काजू कतली वाली बर्फी की डिमांड 20% से बढ़ गई। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसके रीजन हो सकते हैं या तो उसका प्राइस ड्रॉप हो गया या कोई फेस्टिवल आ गया, राइट? तो लॉजिक होता है यहां पर भी, किसी कारण के बाद तुम बोलते हो कि ऐसा हो गया। और हां, स्टैटिस्टिकल दोस्तों आर्ट है। आर्ट एक ऐसी चीज है जो असली दुनिया में तुम दिखा सकते हो। एक होता है थ्योरी, एक होता है आर्ट। जैसे गाना गाना एक आर्ट है, डांस करना एक आर्ट है। अबे डांस और गाना गाने के ऊपर थ्योरी अचार डालेगी क्या? मेन चीज क्या है? आर्ट उसको बोलते हैं जिस थ्योरी को तुम असली में दिखा सको। तो डांस की थ्योरी और म्यूजिक की थ्योरी को तुम असली में दिखा सकते हो ना, तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को भी आप रियल वर्ल्ड में दिखा सकते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो। अगर मान लो क्रिकेट कोच को प्रॉब्लम है कि भाई प्लेयर ए को खिलाएं या बी को खिलाएं, दोनों में से एक को खिलाना है, तो तुम बोलो कि पिछले 10 मैच का स्कोर देखो या पिछले 5 मैच का स्कोर देखो, जिसने बेटर किया होगा उसको खिला लो कंपेयर करके। आपने भी बताया ना उसको, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये तो बहुत बेसिक मैंने बात बताई है आपको। एक फार्मर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये सोच सकता है यार, फार्मर सोचता है प्याज का प्रोडक्शन करें या आलू का प्रोडक्शन करें। तो आप देखो प्याज के रेट ज्यादा है या आलू के रेट ज्यादा है, कंपेयर कर लो, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करो ना। तो आर्ट भी है, साइंस भी है। स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो एज अ साइंस, स्टैट साइंस है बिकॉज स्टैट्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करते हैं। यहां पर सिस्टमैटिक मतलब पहले कलेक्शन होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके बाद जाके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। लेकिन एज एन आर्ट बात करें तो स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डेटा। जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, क्वांटिटेटिव डेटा है, हम इसको रिलेट करते हैं टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। असली की जिंदगी के अंदर किसी की डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। कोई भी प्रॉब्लम हम बेटर वे से समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दुनिया कह रही है महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अगर तुम्हारे पास स्टैटिस्टिक्स होगी, मतलब डेटा होगा, तो तुम सही तरीके से बता पाओगे महंगाई 6% हो गई या 60% हो गई। अंतर है ना भाई। महंगाई हो गई बोलने से कुछ नहीं होता, डेटा लाओ तो सही बताएंगे कि कितनी महंगाई हो गई, तो बताएंगे ना कितनी महंगाई हो गई, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर की अगर बात करें, साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों है राज्य, दोनों। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ भैया, नया टॉपिक ये पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर तुम पढ़ते क्या हो, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके अंदर क्या आइटम है। तो इसके अंदर 2 आइटम है भाई, 2 आइटम है। पहली बात तो तुम ये पढ़ चुके हो, तुम सबसे पहली बात यहां पढ़ चुके हो स्टैटिस्टिकल स्टडी की स्टेजेस। एक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इन सबको मिला के बोलते हैं कोपाए। कोपा को अलग कर दो, आई को अलग कर दो, आई को अलग कर दो। आई का मतलब कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेशन करना। तो इस कंक्लूजन निकालने को बोलते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ही कंक्लूजन होता है दोस्त, है। और ये सब चीजें, चाहे तुम डेटा इकट्ठा कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या उसको दिखा रहे हो टेबल डायग्राम से, या कैलकुलेशन कर रहे हो, ये तुम दिखा रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो सिचुएशन को, समझ रहे हो? तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता क्या है, कुछ चीजें डिस्क्रिप्टिव होती हैं, कुछ चीजें इन्फ्रेंशियल होती हैं। तो इसके बिहाफ पे पूरी स्टैटिस्टिक्स के 2 टुकड़े कर दिए सब्जेक्ट मैटर में। कहता है एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो इट रेफर्स टू दोस मेथड्स which are used for collection, presentation as well as analysis। collection, organization, presentation भी आएगा,
और एनालिसिस भी आएगा, 4 चीजें इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन दूसरा टुकड़ा एक बहुत अलग है कंक्लूजन निकालने का। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द स्टडी। कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं इनके बेसिस पर, राइट। मतलब रिजल्ट निकालना इन्फ्रेंशियल है और बाकी सब जो तुमने पिक्चर डायग्राम थ्योरी लिखी है वो सब डिस्क्रिप्टिव है। ओके, रिपोर्ट बहुत बेसिक ही था, लेकिन फिर भी दोस्त स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? काम का मतलब समझो पहले तो इसको तुम पढ़ोगे कैसे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये समझो कुछ नंबर्स की बात हो रही है, ऐसे नंबर्स जो बहुत सारे हैं, कंपेयर करके उनसे कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका काम क्या है दोस्तों? पहला काम है मुश्किल से मुश्किल डेटा को ये सिंपल कर देता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट, तो इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। अगर तुम बोल रहे हो देश में महंगाई हुई है, तो स्टैट्स अगर तुम्हारे सामने आएगी तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि महंगाई 6% है या 60% है। ओके, इट प्रेजेंट फैक्ट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। जब ये नंबर्स में फैक्ट को बताता है, ये नहीं बताता अच्छा या बुरा, अमीर या गरीब। स्टैट्स बताती है तुम्हारी न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो उससे पता चलता है कि हां भाई एक फैक्ट कितना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम बोल रहे हो यार वो बंदा बहुत अमीर है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तुम बोलो उसकी इनकम 20 लाख रुपए है, ओए तब पता लगेगा, राइट। या फिर तुम बोलो वो बंदा बहुत अमीर है, उससे भी अमीर है, तो उससे पता लगेगा कुछ भी नहीं। जब पता लगेगा ना उसकी इनकम 21 लाख है या 21 करोड़ है, तब अंतर पता लगेगा। तो फैक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है स्टैट्स, और स्टैट्स प्रोवाइड करता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिकल देखो दोस्तों, आगे जब तुम पढ़ोगे तो डिस्पर्जन के अंदर आता है एक टॉपिक कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। उससे हम दो डेटा को कंपेयर करके ये देख लेते हैं कि कौन सा बढ़िया है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप, आगे एक चैप्टर आएगा कोरिलेशन, वहां पर दो चीजों के बीच में रिश्ता कैसा है वो स्टडी करते हैं, रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है वो स्टडी करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट बिजनेस को पॉलिसी बनाने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में अभी। और इट हेल्प इन फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी में भी ये हेल्प करता है। कैसी भविष्यवाणी भाई? ऐसी भविष्यवाणी जैसे कि पिछले 5 मैचों में विराट कोहली बहुत अच्छा खेला, तो भविष्यवाणी ये की जाती है कि छठे मैच में भी अच्छा खेलेगा। क्या यह भविष्यवाणी 100% सही होती है? नहीं। स्टैटिस्टिकल की जो भविष्यवाणी है वो 100% सही नहीं होती, ये स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन है, इसको आगे देखेंगे। तो कुछ लिमिटेशन भी है स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन उससे पहले देख ले दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपने लिए अरे स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए, इको के सब्जेक्ट के लिए, देश में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए और इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। चलो जी सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकार के लिए स्टैटिस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। क्यों? देखो दोस्तों, सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो बढ़िया चलेंगे, एफिशिएंट चलेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस। सरकार के ऑफिस और डिपार्टमेंट की बेटर फंक्शनिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। यानी आप यूं कह सकते हो भैया कि ऐसे एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, फॉर एग्जांपल जिसका आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो। मतलब गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉयज को या ऐसे रिसोर्सेज को हायर कर सकती है जिसकी परफॉर्मेंस का डेटा सरकार के पास हो कि भैया इन्होंने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया था, अब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पुलिस होती है, पुलिस अपनी एक स्पेशल कमेटी बनाती रहती है, जैसे कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस बहुत फेमस है, मूवीज वगैरह में देखी होगी। तो वो पुलिस का उन बंदों को शामिल करते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा होता है, जिसने यार बहुत सारे मतलब 100 क्रिमिनल पकड़े हैं, इन्होंने 70 एनकाउंटर किए हैं, ऐसे बंदा डेटा होता है उसके पास, कंपेयर करते हैं और फिर वो उसको हायर करते हैं। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की बात बताती है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज करती है अपने इस हिसाब से कि वो देश के अंदर वेलफेयर को प्रमोट कर सके, राइट। चलो जी आगे आ जाओ। स्टैटिस्टिक्स का यूज इको में भी है। जब तुम इको आगे पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा इको में कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे दोस्तों। कॉस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वहां पर बिना स्टैटिस्टिक्स के कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने लॉ ऑफ डिमांड बनाया, मतलब स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेकिंग लॉ ऑफ डिमांड। कैसे? हमने देखा कि प्राइस बढ़ता जा रहा है
और डिमांड गिरती जा रही है, प्राइस 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ किसी भी चीज का, तो उसकी डिमांड 300 से 200 से 100 हो गई, तो पहले हमने स्टैट्स इकट्ठी करी, उसके बाद हमने कॉन्क्लूजन निकाला। पहले हमने असली जिंदगी में देखा कि रेट बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, फिर हमने लॉ बनाया कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी। प्राइस और डिमांड के इस उल्टे रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी है जहां पर हम न्यूमेरिकल नंबर्स को यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देश में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको समझने में और सॉल्व करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम यह है कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन, तो स्टैटिस्टिक्स बताएगी कि कितने % इन्फ्लेशन हो गई, तो समझने में हेल्प हो गई 6% है या 60% है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमें कैसे तरीके यूज करने पड़ेंगे। भाई 6% इन्फ्लेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ और तरीका होगा, 60% इन्फ्लेशन होती तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीका कुछ और होता। इन्फ्लेशन को महंगाई बोलते हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन स्टडीइंग मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का है, कितनी नंबर ऑफ फर्म्स है, कितने बायर्स हैं, नंबर गिने जाते हैं ना, उससे कंपटीशन का स्ट्रक्चर पता लगता है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब चीजें, अलग अलग चीजों के बीच में क्या रिश्ता चल रहा है, जैसे कि कोरिलेशन का एक चैप्टर आएगा, वो अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करवाएगा, वहां पता लगता है। और स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक प्लानिंग में भी है। हमारे देश में प्लानिंग की जाती है पॉलिसीज बनाने के लिए, तो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द वैल्यूड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। स्टैटिस्टिक्स एक फैक्ट्स एंड फिगर प्लानिंग कमीशन के सामने रखती है, नीति आयोग के सामने रखती है, जिसके बेसिस पर वो लोग आगे का प्लान करते हैं कि भैया देखो हमारे देश में इतने लोग बेरोजगार हैं तो हमें कौन सी स्कीम लगानी चाहिए, कितने लोगों के लिए स्कीम लगानी चाहिए, कितना बजट पास करना चाहिए लोगों के लिए, पता लगता है ना। तो प्लानिंग में हेल्प मिलती है। प्लानिंग डिपेंड ऑन फोरकास्टिंग द फ्यूचर। प्लानिंग जब हम करते हैं तो फ्यूचर के बारे में करते हैं, मतलब हम एडवांस में सोचते हैं भविष्य में क्या करना है। एडवांस में कब सोचेंगे, जब हम प्रॉब्लम देख लेंगे। देश में पता लग गया 100 लोग गरीब हैं, तो 100 लोगों की गरीबी दूर करने के लिए हमें कितना रुपया चाहिए, कैसे गरीबी दूर करनी है, उसका डेटा होना चाहिए ना हमारे पास। नंबर ऑफ मनी मतलब कितनी मनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मनी होनी चाहिए हमारे पास, राइट। और स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगी डेटा भैया कि कितने गरीब है। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स ऑफ एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स के अंदर टूल्स होते हैं एस्टिमेट करने के, लाइक आप मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेशन करोगे। आप फोरकास्टिंग के भी टूल्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फोरकास्टिंग के टूल्स क्लास 11 में बेसिकली आपको पढ़ाए नहीं जाते। स्टैटिस्टिक्स इज इंडिस्पेंसेबल इन प्लानिंग। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को प्लानिंग से दूर नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसेबल मतलब दूर नहीं किया जा सकता। तो प्लानिंग करने के लिए स्टैट्स चाहिए होगी। विदाउट स्टैट्स आप प्लान नहीं कर सकते। आपके पास जब तक फैक्ट्स और फिगर नहीं है तब तक आप नहीं साबित कर सकते, नहीं कुछ प्लान कर सकते कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अगर बोल रहे हैं कि किसी कंपनी को लॉस हो रहा है उसको प्रॉफिट में लेकर आओ, तो दिखाओ ना नंबर कितना लॉस हो रहा है, तभी तो प्रॉफिट में लेकर आएंगे, राइट। तो ऐसे ही अब आते हैं भैया, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस बिजनेस में भी है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हेल्प, एक स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है, ग्रेजुएशन में भी होती है, काफी सारे स्टेट बोर्ड में 11th-12th में भी होती है, उसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इट हेल्प अ बिजनेस इन साउंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एस्टिमेट अबाउट कॉस्ट। भाई बिजनेस के अंदर यह देखा जाता है कि तुम्हारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की सैलरी कितनी है, बिजली का बिल कितना आता है, तो उससे पता लगता है कि तुम कितने रुपए में सामान प्रोड्यूस कर दोगे। तो बिजनेस को कॉस्ट नंबर्स में ही कैलकुलेट करनी होती है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए। कितनी क्वांटिटी तुम्हारी डिमांड हो रही है, तुम जो छोले भटूरे बना रहे हो वो लोग कितनी प्लेट खा रहे हैं, उससे पता लगता है। तुम्हारा प्राइस, तुम्हारी सेल्स कितनी है, ये कुछ नंबर्स हैं दोस्तों। इस नंबर से हेल्प मिलती है एक बिजनेस को प्लान करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साउंड प्रेडिक्शन एंड अजम्पशंस। एक बिजनेस साउंड मतलब अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर सकता है, हाँ यार हमारा धंधे में डेली 100 प्लेट मेरी छोले भटूरे के बिक जाती है, तो त्योहार का टाइम आ रहा है, मैं 150 प्लेट के लिए छोले भटूरे लगा लूंगा, क्योंकि 100 तो डेली बिक रही है, त्योहार में ज्यादा बिकेगी। ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो, राइट। ये नॉर्मल लोकल से मैंने एग्जांपल बताया आपको। आगे चलो जी, क्या स्टैट्स की कुछ लिमिटेशंस है? जी हां दोस्तों, स्टैट्स की लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात तो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ओनली। स्टैट्स सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी करता है, किसी की ईमानदारी, फ्रेंडशिप, बेईमानी इसको स्टडी नहीं करता, धोखेबाजी को स्टडी नहीं करता। तो यार असली जिंदगी में तो प्यार, धोखा, नफरत इससे भी फर्क पड़ता है ना, तो इसलिए स्टैट्स को बोला गया कि स्टैट्स यहां पर लिमिट में रह गया, राइट। अगला स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे नंबर्स को स्टडी करता है ताकि उनको कंपेयर किया जा सके।
सिर्फ एक नंबर के बारे में स्टैटिस्टिक्स कुछ कमेंट नहीं करता। तो भाई जो सिंगल नंबर होते हैं उसके बारे में कुछ नहीं करता, ये भी इसकी लिमिट रह गई। स्टैट्स कहता है देयर शुड बी होमोजीनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजीनिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता। कहते हैं जब तुम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें होमोजीनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था चूहे के 2 पैर हैं, गाय के 4 पैर हैं, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, चूहा और गाय अलग है। आप यूं बोल सकते हो तुम्हारी 10 उंगली है, ऋतिक रोशन की 11 उंगली है, क्योंकि तुम दोनों इंसान हो, है ना, तो आप सेम हो। अब कंपैरिजन कर लो, राइट। तुम यूं नहीं बोल सकते कि एक्साइड बैटरी का प्रॉफिट 100 रुपए है और दूध बेचने का प्रॉफिट 200 रुपए है। अबे दूध और एक्साइड दोनों ही अलग है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेम चीज को कंपेयर करो। आप यूं नहीं बोल सकते कि रोनाल्डो ने 500 मैच खेले हैं, विराट कोहली ने 600 खेले हैं। अरे वो फुटबॉल खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है। हाँ, कोहली ने 600, धोनी ने 700, यूं कंपेयर कर लो, राइट। समझ रहे हो, मतलब सेम पर्सपेक्टिव से कंपेयर करना है। और रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से आपको एवरेज रिजल्ट देता है, मतलब विराट कोहली ने पिछले 5 मैच में सही स्कोर किया तो छठे में भी सही स्कोर कर देगा, ऐसे ही बोलता है ना, ऐसे ही बोलता है ना, पिछले 5 मैच में 100 मारे तो छठे में भी अच्छे रन मार देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, असली की जब कंडीशन आएगी तो ये गलत भी हो सकता है। तो दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस, सभी कंडीशंस में ये वैलिड नहीं होते। और बात करते हैं भैया, कहते हैं विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में रेफरेंस नहीं दोगे तो तुम्हारे रिजल्ट रॉन्ग भी साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रेफरेंस देके सिखाता हूं। मान लो एक नेता ने अपने भाषण में बोल दिया टमाटर के रेट बढ़ गए, टमाटर के रेट बढ़ गए, टमाटर के रेट 5 गुना बढ़ गए। कितने गुना? 5 गुना बढ़ गए, 5 गुना बढ़ गए। पब्लिक कह रही है भाई ये क्या किया सरकार ने, है? तो यार यहां पर उस नेता ने रेफरेंस नहीं दी, रेफरेंस देता तो पब्लिक सही समझ पाती। यहां रेफरेंस नहीं दी, किस चीज की रेफरेंस, मतलब उसने कोई बेस नहीं बताया। उसको बताना चाहिए था भाई पिछले बीते हुए 20 साल में टमाटर के रेट 5 गुना बढ़ गए, पहले 100 रुपए का था अब 500 का हो गया। तो पब्लिक कहेगी अबे ऐसे तो आजादी से लेके आज तक कंपेयर करें तो टॉफी के रेट 100 गुना बढ़ गए। 1947 में 1 रुपए की 100 टॉफी आती थी, आज 1 रुपए की 1 टॉफी आती है। अब पता लगा ना, जब मैं रेफरेंस दूंगा तब पता लगेगा कि क्या सही क्या गलत। एम ही कुछ भी बोल दूं, एम ही कुछ भी बोल दूं, रेट तो बढ़े ही हैं। मैं बोल रहा हूं सोना यानी गोल्ड 100 गुना महंगा हो गया, इससे बंदा क्या समझेगा, हाय यार तोबा तोबा सोना 100 गुना महंगा हो गया। अरे कब से महंगा हुआ है, कितने साल पहले से कंपेयर करके मेरे को रेफरेंस देनी चाहिए। तो रेफरेंस दी भी जाती है, सरकार रेफरेंस देती भी है, तो इसलिए रिजल्ट गलत प्रूव हो सकते हैं। स्टैट्स में हमेशा रेफरेंस देकर काम करनी होती है, ठीक है, तभी सही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। और स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, ये बात तो ठीक है। जिस बंदे को मीन मोड मीडियन निकालना आता होगा, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इन सब की नॉलेज होगी, वही स्टैट्स को यूज कर पाएगा। कोई एरा गैरा नथु गैरा उसको यूज नहीं कर सकता, एक्सपर्ट्स होने चाहिए बंदे। और प्रोन टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स का एक मिसयूज भी कर सकते हैं हम। तो स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल, ऐसा बोलता है। स्टैटिस्टिक्स एक चिकनी मिट्टी की तरह है, क्ले होती है ना मिट्टी, उससे तुम भगवान बनाना चाहो या राक्षस बनाना चाहो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपने हिसाब से देखना है। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कुछ भाई ऐसी बातें भी हैं कि स्टैटिस्टिक्स को कुछ लोग बोल देते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाई, झूठ का इंद्रधनुष है स्टैटिस्टिक्स, ऐसे बोल देते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कर सकते हैं। कैसे? वो फॉर एग्जांपल जैसे मैं टमाटर वाला एग्जांपल ले लूं, एक नेता बोल देगा भाई टमाटर के दाम 5 गुना बढ़ गए, इतना बोल दिया, खत्म कहानी, रेफरेंस दी नहीं, रिजल्ट तुमने मिसयूज कर दिया, 5 गुना बढ़ गए। कब से बढ़ गए ये तो बताओ, रेफरेंस तो दो, तो रिजल्ट मिसयूज हो गया। तो उससे ही कनेक्टेड है। 7 पॉइंट कराए हैं, कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लो, साथ साथ कराए जा रहे हो दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स के कुछ डिस्ट्रस्ट है, मतलब कुछ अंधविश्वास है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। लोगों के अंदर स्टैटिस्टिक्स को लेकर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बिलीफ है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव कर सकती है, कुछ भी प्रूव कर सकती है। कैसे? देखो बताता हूं। देखो जी, मान लो सन 2021 में आलू का रेट था 100 रुपए किलो, सन 2022 में आलू का रेट हो गया मान लो 50 रुपए किलो, सन 2023 में आलू का रेट वापस 100 रुपए किलो हो गया। तो भाई देखो, बोलने वाला क्या बोल सकता है, अबे भाई पिछले साल से कंपेयर करें तो आलू का रेट डबल हो गया कातिया,
डबल हो गया। अरे हाँ, डबल तो हो गया, डबल हो गया ना, हाँ डबल हो गया। तो ये कुछ भी प्रूव कर दिया। आप ऐसे भी तो बोल सकते थे 2021 से ले और 23 की बात करें तो आलू के रेट में नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया। नहीं, बोलने वाला ये बोलेगा आलू का रेट बदला ही नहीं 2 साल से, और बोलने वाला ये बोलेगा पिछले साल से डबल हो गया। हाँ, तो भड़काने के ऊपर तुम किसी को कैसे ही भड़का सकते हो, जो बोलना है वो बोल के। अगला कहता है 3 तरीके के झूठ होते हैं, एक होता है झूठ, एक होता है डैम झूठ मतलब कड़वा झूठ, और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। और बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाई। जैसे झूठ रेनबो में 7 रंग होते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स के भी 7 रंग होते हैं, मतलब एवं मुहावरे के तौर पे बोल रखा है। दिस इज द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से हम कुछ भी दिखा देते हैं। लेकिन एक बात आपको जाननी है दोस्तों, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल। एक टूल है स्टैटिस्टिक्स विच इफ मिसयूज्ड कैन कॉज अ डिजास्टर। अगर इसका मिसयूज कर दिया तो लोगों को भड़का देगा, वही टमाटर के रेट 5 गुना कर देगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स नीदर अप्रूव और डिसअप्रूव एनीथिंग। ये कुछ अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं करता। ये नहीं कहता कि टमाटर के रेट बढ़ गए या कम हो गए तो उससे तुम देश की पॉलिसी बदल दो, ये कुछ नहीं कहता। एक टूल है बस ये। तो हेंस यू मस्ट टेक अटमोस्ट केयर। तुम्हें बहुत ज्यादा केयर रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधानी यानी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है जब तुम स्टैटिस्टिकल डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटरप्रेट मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हो इन ऑल थॉट्स यानी मैनिफेस्टेशंस, जो भी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन डिजायर्ड गोल्स है उसके हिसाब से। स्टैटिस्टिक्स दोस्तों यहां खत्म होती है, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़नी है आपको। स्टैटिस्टिक्स के अलावा यहां पर इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स मस्त तरीके से पढ़ाता हूं, जरा ध्यान से पढ़ना। सपोज करो कि तुम्हारा बर्थडे है, हाँ गियर शिफ्ट कर लो भाई, थोड़ी सी देर की इकोनॉमिक्स है। सोचो तुम्हारा बर्थडे है, तुम पापा के पास गए, बोला पापा पापा मेरे को 10,000 रुपए दे दो। पापा ने दिए चाटे और बोला चल 1,000 रुपए ले ले। तो तुम पहले क्या कह रहे थे कि भाई पापा 10,000 रुपए दे देंगे तो सारे दोस्तों को बुलाएंगे पार्टी में, मौज बहार खाने पीने के बहुत सारे आइटम होंगे। अब पापा ने सिर्फ 1,000 रुपए दिए हैं तो तुमने सिर्फ अपनी महिला मित्र को बुलाया, जूस पिलाया, भटूरे खिलाए, निकाला, चलो हो गया पार्टी। हाँ, तो जब तुम्हारे पास क्या हुआ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि तुम्हारे पास दोस्तों फंड की कमी हो गई। कमी मतलब शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्कार्सिटी या स्केयरसिटी, कुछ भी बोल दो। जब हमारे पास स्केयरसिटी हो जाती है तो हम अपने डिसीजंस बदलते हैं। पापा ने कम पैसे दिए ना तो हमने भी डिसीजन बदला। सरकार भी ऐसा करती है। मान लो सरकार को लगता है कि पब्लिक 100 करोड़ का टैक्स दे देगी सरकार को, तो सरकार प्लान बनाए बैठी है, पब्लिक से 100 करोड़ आएंगे, ये सड़क बन जाएगी, स्कूल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। पता लगा पब्लिक ने सरकार को टैक्स दिया 2 करोड़ का। सरकार कहती है इसमें तो गली भी नहीं बनेगी। समझ रहे हो? तो सरकार को अपने डिसीजन बदलने पड़ते हैं। तो जब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो जाती है और हमें अपने डिसीजन बदलने पड़े, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो कहलाती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की बेस्ट डेफिनेशन कैसे दूंगा? इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस या फिर मेकिंग डिसीजंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी मतलब जब शॉर्टेज हो जाती है तो हमें अपने डिसीजंस बदलने पड़ते हैं, चॉइसेस लेनी पड़ती है। तो स्कार्सिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीजन है, रूट कॉज है ये। रूट कॉज, रूट का मतलब जड़ से कारण है ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब भैया इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई कि रिसोर्सेस कम हो गए। पापा से 10,000 मांगे थे, 1,000 दे दिए, राइट। स्कार्सिटी प्रॉब्लम है अपने आप में, और ये रीजन बना हुआ है कि हम सिर्फ महिला मित्र को पार्टी दे पाए, वो भी एक प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों को पार्टी देनी थी, राइट। ओके, सरकार के साथ भी यही था, सरकार स्कूल, हॉस्पिटल और सड़क इसलिए नहीं बना पाई कि लोगों ने टैक्स नहीं दिया, स्केयरसिटी हो गई। तो स्केयरसिटी प्रॉब्लम का कारण है, ये भी पेपर में आ सकता है। अब देखो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं। सन 1776 में एक किताब लिखी जाती है, वेल्थ ऑफ नेशंस। किताब लिखते हैं एडम स्मिथ जी, और इस किताब के अंदर इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान है। तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाले एडम स्मिथ जी थे, जिन्होंने सन 1776 में किताब लिखी जिसे बोलते थे हम वेल्थ ऑफ नेशंस।
तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने उस समय इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि वेल्थ की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर इन्होंने अपनी किताब के अंदर सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स यूज भी नहीं किया था, इन्होंने नाम यूज किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी। खैर इतनी डिटेल तुम्हारी बुक में नहीं लिखी, तो सीए में पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको डिटेल एक्स्ट्रा दे दूं यहां पर। चलो बुक के हिसाब से सीधी बात करता हूं। तो यूं कहना चाहता हूं कि 1776 से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बदलती आई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। तो आपको भी कुछ डेफिनेशन ध्यान रखनी है दोस्तों। बुक में तो लिखी हुई है कि जैसे हम चॉइस मेकिंग करते हैं तो ये हमारा बिहेवियर है। तो एक कंज्यूमर रिसोर्स को इस तरीके से यूज करे कि वो खुश हो जाए, प्रोड्यूसर रिसोर्स को इस तरीके से यूज करे कि वो खुश हो जाए, सोसाइटी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि सोशल वेलफेयर प्रमोट हो जाए। तो एक ह्यूमन बिहेवियर जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सोसाइटी के रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करवाता है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। उसको ही बोल लो, लेकिन उससे आसान भाषा, इसको कोई नहीं काट सकता डेफिनेशन को। स्केर्सिटी की प्रॉब्लम में जब तुम चॉइस लेते हो तो तुम्हारा बिहेवियर ही होता है कि तुम बेस्ट रिजल्ट निकालो उसमें से, दैट इज इकोनॉमिक्स। फिर भी कुछ नाम लाए हो तुम्हारे सामने जो डेफिनेशन दे रहे हैं अलग अलग बंदे की। एडम स्मिथ की डेफिनेशन लिखी है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशंस ओनली। किसी भी देश की प्रॉपर्टी की स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाती है। इस डेफिनेशन का नाम है वेल्थ डेफिनेशन। पेपर में एमसीक्यू आ जाएगा, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। फिर आए जी मार्शल। मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैन नहीं मैनकाइंड, मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी मतलब मामूली, बिजनेस मतलब एक्टिविटी। जिंदगी की नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर इंसान का जो बिहेवियर है, जो मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हमारा बिहेवियर यही होता है, हम पैसा खर्च के मस्त मौज मारे, है ना। हाँ। फिर लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको, इट इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। बुक में थोड़े अलग शब्द में लिखी हुई है, ये वाली याद कर लेना। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन, रॉबिन्स की डेफिनेशन को स्केर्सिटी डेफिनेशन बोलते हैं। फिर आई पोले सैमुअल्सन की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को ग्रोथ डेफिनेशन बोलते हैं। तो इसका ये कहते हैं इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद allocation and use of scarce resources, so economic growth can be increased। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब scarce resources को इस तरीके से यूज करना ताकि देश की तरक्की हो सके और सोशल वेलफेयर प्रमोट हो सके। अबे यही तो पढ़ा था, इस डेफिनेशन में भी यही था। पापा ने पैसे कम दिए थे तो रिसोर्स की स्कैरसिटी हो गई, तो हम भी तो सोच रहे थे सिर्फ महिला मित्र को ही पार्टी दें, मतलब अपना वेलफेयर प्रमोट करें। ऐसी सरकार कहती है कि जब रिसोर्स स्कैर्स हो जाते हैं, मतलब लिमिट में हो जाते हैं, तो हम कैसे देश के अंदर प्लान करें, देश को कैसे तरक्की प्रोवाइड करें। तो वो गवर्नमेंट का बिहेवियर भी ह्यूमन बिहेवियर है। तो इस तरीके से पोले सैमुअल्सन की डेफिनेशन जस्टिफाई होती है। पेपर में अगर आएगा इको की डेफिनेशन लिखो, कोई भी लिख देना, ठीक मानी जाएगी। लेकिन जनरली ये कम आता है कि बताओ जी लायनल रॉबिन्सन की डेफिनेशन कौन सी थी, ये बहुत कम आता है, एमसीक्यू में आ जाता है। लेकिन तुम भी ख्याल रखना, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ये नोट्स आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप में, है ना, पेस बैच के अंदर, पेस बैच के अंदर मिल जाएंगे, PACE। अब कहते हैं इंसान जो एक्टिविटी करता है, जो गतिविधि करता है, जैसे कि मान लो पैसा देके छोले भटूरे खाता है, या कहीं नौकरी करके पैसा कमाता है, या किसी के साथ खेलता है, या किसी को प्यार करता है, या किसी को लेक्चर सुनाता है, या किसी के साथ अपने दुख, गम, ब्रेकअप, पैचअप जैसी स्टोरी शेयर करता है, ये इंसान की एक्टिविटी है। इंसान की एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इंसान पैसा नहीं कमाता, अपना दुख सुनाकर, किसी का दुख सुनकर, सोशल वेलफेयर करके पैसा नहीं कमाता। एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे इंसान पैसा कमाता है, जैसे कि नौकरी करके, कुछ प्रोड्यूस करके, कहीं पर इन्वेस्ट करके, है ना, पैसा। तो जिस एक्टिविटी में पैसा आता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी में पैसा नहीं कमाया जाता उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेपर में आ सकता है एग्जांपल समेत, बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर नंबर 1 में है ये। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टॉपिक आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद अर्निंग मनी, पैसा कमाने की एक्टिविटी। जैसे कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसा अर्न कर रहा है। डॉक्टर अपने पेशेंट को अटेंड कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शॉपकीपर सामान बेच रहा है, पैसा अर्न कर रहा है। अगली होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, इसमें पैसा नहीं आता भैया। जैसे कि पूजा अर्चना, प्रार्थना, नमाज पढ़ना, सोशल एक्टिविटीज, खेलना कूदना, लोगों को इकट्ठा करके कुछ एक्सरसाइज करवाना, योगा करवाना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बेसिकली इसको
काफी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें पैसा लग रहा है। कंजम्पशन एक्टिविटीज होती है, कुछ सामान खरीदते हो तो भी पैसा किसी को कमवा रहे हो, दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, एक्सचेंज एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ पैसा लगाना ताकि बाद में प्रॉफिट कमा लो, एक्सचेंज का मतलब लेन देन करना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारे सेगमेंट है। ओके, खैर ये मतलब जान लिया आपने। आगे जानो कि भैया जिस सामान की हम बात करते हैं, सामान भी दो तरीके का होता है, एक होता है फ्री का सामान और एक ऐसा सामान होता है जिसको खरीदने के लिए पैसा देना पड़े। हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं उस सामान के बारे में जिसके बदले पैसा देते हैं, खरीदने के बदले पैसा देते हैं। भाई सामान को बोलते हैं गुड्स या कॉमोडिटी। तो ऐसी कॉमोडिटी जिसको खरीदने के बदले में मैं कुछ पेमेंट दे रहा हूं उसको बोलूंगा इकोनॉमिक गुड्स। और ऐसी कॉमोडिटी जो मुझे फ्री में मिल जाएगी, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, ये नॉन इकोनॉमिक गुड होती है, फ्री फंड में मिलती है। तो बात करते हैं पहले नॉन इकोनॉमिक गुड से। तो दीज आर दोज विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी। प्लेंटी मतलब अबंडेंट, बहुत सारी है, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड डू नॉट कमांड एनी प्राइस, इसका कोई प्राइस नहीं होता। दीज आर ऑल्सो नोन एज फ्री गुड्स, इसको फ्री गुड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, रेन, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल भी है क्या नॉन इकोनॉमिक गुड का? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। आगे, इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर स्केयर्स। ये जनरली प्लेंटी में नहीं होती, इसकी स्केयरसिटी होती है, शॉर्टेज होती है। जिन चीजों का प्राइस है वो अनलिमिटेड अवेलेबल है ही नहीं। इसका एग्जांपल सनलाइट लिख सकते हो। एंड कमांड अ प्राइस, इसका प्राइस होता है जैसे कि बुक, पेन, दूध, अंडा, शुगर, स्कूटी, बाइक, फोन, बर्गर, पैटी, कुछ भी, सबका प्राइस होता है। ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स है राजेश, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। कहते हैं इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिखो इधर, कॉन्सेप्ट यहीं खल्ली बल्ली करो, माइक्रो, मैक्रो। चलो एक काम करो मेरे साथ, एम से एम उड़ा दो, सी से सी उड़ा दो, आर से आर उड़ा दो, ओ से ओ उड़ा दो। आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल। अगर तुम किसी चीज की इंडिविजुअल तौर पर स्टडी कर रहे हो, मतलब किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल इंसान का बिहेवियर हो गया, तो ऐसी स्टडी को बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब वैसे भी छोटा होता है। एक इकोनॉमिस्ट थे रेगनार फ्रिस्क, इन्होंने इको को दो पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो शब्द आया है वो माइक्रोज, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वहां से आया है। मैक्रो जो शब्द आया है वो मैक्रोज, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा ग्रीस देश में बोली जाती है, यूरोप के अंदर ये कंट्री है, राइट। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। ए का मतलब होता है एग्रीगेट, यहां पर एग्रीगेट का मतलब बोलेंगे हम ओवरऑल। भाई साहब देखो, इंडिविजुअल बंदे की इनकम देखो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरे देश की ओवरऑल इनकम देखो, नेशनल इनकम, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक कंपनी का आउटपुट देखो, इंडिविजुअल आउटपुट, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पूरे देश का आउटपुट देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, मैक्रो का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। खैर ऐसे क्या बात हो रही है, डेप्थ में आते हैं और पढ़ते हैं। देखो एक बात बताऊं, देश में सभी गुड्स की डिमांड को टोटल कर दो, जितनी भी गुड्स हैं, लाखों गुड्स हैं देश में, सबकी डिमांड की टोटल कर दो, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड कोई इंडिविजुअल डिमांड नहीं हुई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जैसे कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, लेकिन तुम क्लास 11th के अंदर मैक्रो कहां पढ़ते हो, तो इसलिए थोड़ी कम ही समझ आती है। तो बोलते हैं देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। एक होती है माइक्रो, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज इंडिविजुअल यूनिट्स। इकोनॉमी को इंडिविजुअल यूनिट्स की तरह पढ़ना, एक फर्म की स्टडी कर लो अलग से, एक कमोडिटी की स्टडी कर लो, इंडिविजुअल की स्टडी कर लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट होल के तौर पर पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सुंदर से नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं, 4 डिफरेंस यहां पर है, आप कोई भी 3 इसमें से लर्न कर सकते हैं। सुंदर से नोट्स दोस्तों, ये नहीं, ये रे, ये रे, ये रे, ये रे, इधर माइक्रो लिखा है, इधर मैक्रो लिखा है, आपके लिए है। अगला, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये कोई टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। इको में जो थ्योरी है, इको में जो थ्योरी है, थ्योरी में पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लाइन है। तो लाइन 2 तरीके की है, एक सच्ची लाइन है जिसे बोलते हैं फैक्ट, झूठी लाइन तो नहीं लिखी होती भाई, झूठ नहीं लिखा होता। एक फैक्ट लिखा है, एक अंदाजा लिखा है। क्या लिखा है?
अंदाजा। अंदाजा मतलब ओपिनियन कि क्या होना चाहिए। जैसे कि ये फैक्ट लिखा हो सकता है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, ये फैक्ट है। हाँ? और ओपिनियन हो सकती है कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, या ओपिनियन ये हो सकती है अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, कुछ भी ओपिनियन हो सकती है। तो जो लाइन ओपिनियन को दिखाती है उसे बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। जो लाइन सच को दिखाती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस। बेसिकली जिस लाइन में व्हाट इज या व्हाट वॉज लिखा होता है यह सच होता है। मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं या मेरे पास 10 रुपए थे, यह सच है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मेरे पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, यह नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो आप पेपर में इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मैंने दोस्तों पॉजिटिव, नॉर्मेटिव और माइक्रो और मैक्रो के बीच का जबरदस्त डिटेल्ड डिफरेंस कराया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट में। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करना चाहते हो तो वहां पर इसको डिटेल में कर सकते हो। खैर मैं आपको समझा देता हूं कुछ चीजें। देखो जी, देखो जी, पॉइंट नंबर 1 मैं बताता हूं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो फैक्ट्स यानी एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन से डील करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो ये करती है कि सही क्या होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, मतलब अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, अंदाजों से डील करती है। देखो जी भैया, इंडिया में 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है मान लो। क्या करें, फैक्ट है ना ये, कुछ नहीं बोल सकते आप इसके लिए पॉलिसी बना सकते हो, अपनी जजमेंट दे सकते हो। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन धीरे 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 इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम होनी चाहिए, बच्चे कम पैदा करो, राइट। तो जो ये पॉलिसी बनाने के लिए तुम सलाह दे रहे हो ना, सलाह को बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो सोचो, सच को बोलेंगे पॉजिटिव, सलाह को बोलेंगे नॉर्मेटिव, बस। झूठ तो हम पढ़ते ही नहीं। तो नॉर्मेटिव को इसलिए आप बोल सकते हो ये प्रेस्क्रिप्टिव है। प्रेस्क्रिप्टिव, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, सलाह देता है, भाई ये दवाई ले लोगे तो तुम ठीक हो जाने चाहिए, गारंटी नहीं लेता, सलाह लेता है, सलाह देता है। और ये है डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब करता है कि सच क्या है, समझे। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल वैल्यू जजमेंट। यहां पर तुम कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो है, क्या करें। इट इन्वॉल्व एनी पर्सनल वैल्यू ऑफ जजमेंट। यहां तुम अपनी जजमेंट दे सकते हो, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए। कोई बोलेगा 3 बच्चे पैदा करने की लिमिट लगा दो, कोई बोलेगा 2 बच्चे पैदा करने की लिमिट लगा दो, कोई बोलेगा 1 बच्चा पैदा करने की लिमिट लगा दो। सबकी अपनी अपनी जजमेंट वैल्यू हो सकती है। यहां पर फैक्ट वेरीफाई हो सकते हैं, तो फैक्ट्स आर वेरीफाइबल, वेरीफाइड हो सकते हैं। इधर तुम डिबेट कर सकते हो, लड़ सकते हो कि मेरी सलाह ये है, तेरी सलाह ये है। यहां पर चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते, लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, यहां पर एग्जाम्पल है रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, अमीर लोंडों पर टैक्स ज्यादा लगाओ। ये मैंने बेसिक तौर पर आपको करा दिया दोस्तों। क्विज के तौर पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन करते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पैसा लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा इन्वॉल्व होता है, लेन देन, राइट। ये सबके सब इकोनॉमिक्स के एलिमेंट है। ये तो मैंने आंसर दे दिया, डी इज द राइट आंसर। लेकिन आप लाइव चैट कमेंट सेक्शन में, नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर है ऑब्वियसली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन चारों में से स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन कौन सी नहीं है। आप सिर्फ ए बी सी डी ऐसा लिखो, ए बी सी डी ऐसा लिखो, मुझे इसका आंसर दो कमेंट में। क्या बोल रहा हूं मैं, कमेंट में आंसर दो। अगर आप चाहते हो कि भैया इसी तरीके के वन शॉट आपके लिए कंटिन्यू किए जाएं तो कमेंट सेक्शन खाली है। मुझे तुम्हारी डिमांड जाननी है, तुम्हारी नीड जाननी है, तुम्हें चाहिए क्या, उस तरीके से आपके लिए बताऊंगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बता देता हूं भैया, इस चैप्टर से बेसिकली आता क्या है। कहने को तो तुम्हारी बुक के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन ऐसे ऐसे भी दिया हुआ है, वो फालतू की चीज है भाई। यहां से इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर भाई साहब जो तुमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स की फीचर्स, ये बेसिक तुमने पढ़े हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से ये है, लेकिन दोस्तों ये भी 3 to 4 पॉइंट्स आपको करने होते हैं, क्योंकि इतने ही नंबर के पेपर में आ रहे हैं। ये तो स्टैटिस्टिक्स के लिए है। फिर काफी सारे स्कूल के अंदर माइक्रो वर्सेस मैक्रो, 3 to 4 मार्क्स में ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से नहीं आता। और नॉर्मेटिव वर्सेस
पॉजिटिव, ये मत छोड़ के जाना। और अगर आपने पूरा चैप्टर डिटेल में किया है तो इस चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज आप आसानी से क्रैक कर दोगे। हाँ देखो दोस्तों, अगर आपको एमसीक्यू क्रैक करने हैं तो पूरा चैप्टर सुनना पड़ता है। सुनने के बाद जो क्वेश्चन क्रिएट होगा वो आपने मेरी बातों से ही निकाला होगा, बातों से ही निकाला होगा। ठीक है जी। तो आपको फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वन शॉट भी अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, ऐसे कर करके और भी आएंगे आपके पास अवेलेबल है। आप देखो यार, अपनी पढ़ाई को आगे प्रोसीड करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड अपरंपार रहे। और भाई जो मैंने वन शॉट बनाया है तो थोड़ा मजाकिया नहीं बनाया जैसे पढ़ाता हूं, थोड़ा सीरियस होकर बना दिया। तो मैं भी यही आपसे रेस्पॉन्स लेना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि वन शॉट बिल्कुल सीरियस टू द टॉपिक होने चाहिए बिकॉज तुम रिवीजन कर रहे हो, या फिर वन शॉट भी ऐसे हंसते खेलते खुलते बनाऊं लेकिन उसके अंदर तुम्हारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, राइट है ना। और क्लीन शेव करानी चाहिए क्या? चलो बता देना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।